स्टूडेंट का करियर बनाने वाले पेन जब स्टूडेंट का करियर स्पॉइल करने के लिए चलने लगे तो एक स्टूडेंट की एजुकेशनल जर्नी को डिप्रेसिव होने से कोई नहीं बचा पाता है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएससी नर्सिंग का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजुअली जब भी मैं अपना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ तो उसमें दो तरीके की चीज़ें देखने के मिलती हैं। पहली तो ये कि स्टूडेंट्स उस बात को समझते हैं। मेरा जो मोटो होता है कि मैं आपको बीएससी नर्सिंग की एक हिडन रियलिटी से आपका फेस टू फेस एक्सपोजर करा पाऊँ, उस बात को कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ व्यूवर्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आपको डरा सकूँ या मैं आपको डीमोटिवेट कर पाऊँ। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता दूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ जिससे आपको बीएससी नर्सिंग की एक ये हिडन रियलिटी पता चले, जिससे इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ, अगर आपको भी अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आपको पता हो कि उस प्रॉब्लम के साथ कैसे कोप अप करना है और उस सिचुएशन में किस तरीके से अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। क्योंकि आज के टाइम में आप भी देखते होगे, न्यूज़ देखते होगे, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम, हमें हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसे प्राइवेट ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि एक स्टूडेंट अपनी लाइफ के साथ ही अपनी लाइफ के साथ ही बहुत बड़ा स्टेप ले लेता है, अपने आप को हार्म पहुँचाता है। देन हम सोचते हैं कि यार ऐसा क्या ही हुआ होगा जो उसने ऐसा स्टेप लिया। बट एक्चुअल में जो स्टूडेंट फेस करता है ना टीचर्स के टॉर्चर को, वही समझ पाता है कि क्या फील होता है, कितना मेंटल ट्रॉमा, कितना मेंटल स्ट्रेस हम झेलते हैं हम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज अपना एक ऐसा ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपको बिलीव ना हो, बट ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल सही बात है जो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में फेस कर रही हूँ। और मैं आपको ये बातें इसलिए बताऊँगी ताकि आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर पाओ। अगर इन फ्यूचर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम से आपको बचना कैसे है। और दूसरी चीज़ दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि ये वीडियो मैं आपको मिसगाइड करने के लिए या मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रही हूँ। ये वीडियो मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ जिससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की एक हिडन रियलिटी आपके सामने आ पाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो रिसर्च स्टडी से रिलेटेड है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी हायर सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, लाइक 6 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर, तो बीएससी नर्सिंग में लास्ट में आपको एक रिसर्च थीसिस सबमिट करनी होती है। इस बात के बारे में आपको पता होगा। वैसे तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस अपडेट हुआ है 2021 से। उसके बाद से जो सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट का सिलेबस आया है उसमें कई जगह ऐसा भी मिला है कि रिसर्च थीसिस सबमिट नहीं करना है, सिर्फ रिसर्च को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है। बट स्टिल कॉलेजेस स्टूडेंट से रिसर्च थीसिस सबमिट करा रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियरली मुझे भी नहीं पता है कि एक्चुअल में रिसर्च थीसिस सबमिट करना आईएनसी के सिलेबस में मेंशन है या फिर रिसर्च को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट पढ़ना ही है। ये चीज़ें क्लियर नहीं है क्योंकि मेरे कॉलेज में तो रिसर्च थीसिस सबमिट कराई जा रही है। और मेरी कुछ मेरे एक दो फ्रेंड से बात हुई है जो अदर कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उनके कॉलेजेस का भी सेम कंडीशन है। तो ये जो एक्सपीरियंस है एक्चुअली मेरे रिसर्च थीसिस का मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो बात है 7th सेमेस्टर की। 7th सेमेस्टर में बीएससी नर्सिंग का फाइनल ईयर का जो 2 सेमेस्टर होता है, दैट इज 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर। तो 8th सेमेस्टर तो कंप्लीट इंटर्नशिप होती है, उसमें आपको क्लिनिकल ड्यूटी करनी होती है शिफ्ट वाइज। ठीक है, उस शिफ्ट वाइज ड्यूटी के लिए कॉलेज आपको आपका रोस्टर प्रोवाइड करता है, आपको जस्ट उस रोस्टर के अकॉर्डिंग अपने वार्ड में ड्यूटी करनी होती है। 7th सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है दैट इज़ रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है कि आपको उसे एज अ थियोरी सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है और फिर आपको उसका एक किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे एक प्रॉपर रिसर्च थीसिस आपको सबमिट करनी होती है। जैसे कि एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट करते हैं उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग में भी स्टूडेंट्स को करना होता है। तो 7th सेमेस्टर जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में हम बहुत एक्साइटेड थे कि चलो ठीक है, फाइनल ईयर में आ गए हैं, अब रिसर्च वगैरह जो भी है सब पढ़ लेंगे अच्छे से, सारा सेमेस्टर अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे ताकि सेमेस्टर क्लियर हो जाए, फिर 8th सेमेस्टर में इंटर्नशिप करेंगे एंड देन जॉब के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ तो कहीं ना कहीं हमारी नज़र ही हमारी खुशियों को लग जाती है। और शायद ये बात मेरे साथ हुई या जो भी हुआ अभी प्रेजेंट टाइम में मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ ना कि वो जो कहानी होती है ना कि वो जो कहावत मुहावरा होता है ना कि ना घर के हैं ना घाट के हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन मेरी ही है। ना मैं घर की हूँ ना मैं घाट की हूँ, बिल्कुल मैं ऐसे बीच में एक लूप में फंस गई हूँ जहाँ बस मैं सोच रही हूँ कि कोई मिरेकल हो जाए,
कहीं से भगवान की कृपा हो जाए कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। तो रिसर्च थीसिस का ऐसा सीन था कि 7th सेमेस्टर में हमारा जब फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ तो 7th सेमेस्टर में जब हम गए तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे कि चलो ठीक है, मैं लगा के पढ़ रहे हैं। मैं भी बहुत खुश थी, जबकि मुझे बीएससी नर्सिंग पर्सनली कभी करना ही नहीं था, मेरा कोई मोटो ही नहीं था। बट ठीक है, मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जिस वजह से मैंने बीएससी नर्सिंग चूज़ किया। और एक्चुअली मैंने नहीं चूज़ किया था, मेरी फैमिली ने कहा कि चलो बीएससी नर्सिंग कर लो, तो मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। फिर 7th सेमेस्टर जब आया तो मैं खुश थी कि चलो ठीक है, अब पूरे मैंने 3 साल सिर्फ रिग्रेट में निकाल दिए, तो फाइनल ईयर में थोड़ा मन लगा के इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। पढ़ाई तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही करी है, नो डाउट, बट इंटरेस्ट के साथ फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। देन सडनली एक दिन हमारी वाइस प्रिंसिपल हमारे क्लास में आई और उन्होंने हमें बताया कि हमें रिसर्च थीसिस सबमिट करना है। वो पूरा एक रोस्टर लेकर के आई थी कि कौन से डेट पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन है, कौन से डेट पे सिनॉप्सिस प्रेजेंट करना है, कौन से डेट पे पायलट स्टडी के लिए हमें लेटर हेड साइन कराना है, फिर कब पायलट स्टडी करना है, कब पायलट स्टडी का वो प्रेजेंटेशन करना है, फिर कब मेन स्टडी के लिए जाना है, कब मेन स्टडी कंप्लीट करना है, कब मेन स्टडी का प्रेजेंटेशन करना है, कब फाइनल थीसिस सबमिट करनी है। ये सारा डेट वो पूरा एक प्रॉपर डेट शीट बना करके वो क्लास में लेकर के आए। एंड उनकी जो स्माइल थी ना, वो मतलब उसको देख के ही लग रहा था कि वो जो एक विलन टाइप स्माइल नहीं होती, बिल्कुल उसकी जैसे वो स्टूडेंट को परेशान करने के लिए सारी चीज़ें करा रही हैं। तो ठीक है, हमारे लिए रिसर्च बिल्कुल न्यू था क्योंकि हमारे रिसर्च की क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वो सब कुछ ले। तो फिर हमने कहा कि मैम हमारा तो रिसर्च का कोई टीचर ही नहीं है, हम तो सिर्फ ओबीजी एक सब्जेक्ट है 7th सेमेस्टर में, हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। तो शी सेड कि ठीक है, अभी टीचर्स आ जाएं, टीचर आएंगे, हमने टीचर अपॉइंट किया है, वो 1-2 दिन में आपकी क्लासेस लेने आएंगे। तो ठीक है, हम कहे चलो ठीक है यार, जैसे सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे ये सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट हमने सबमिट किए तो वैसे रिसर्च का भी एक थीसिस सबमिट कर देंगे। तो हम तो अपने साइड से एज अ स्टूडेंट अपनी ड्यूटी के लिए रेडी थे। फिर क्या होता है, टीचर आते हैं, तो वो जो टीचर आते हैं उन्होंने मास्टर्स कर रखा है क्रिटिकल केयर नर्सिंग में, शायद कुछ इस तरीके से। एक्चुअली बहुत सारे टीचर्स ना अपनी डिग्री, अपनी क्वालिफिकेशन सही तरीके से बताते भी नहीं हैं। और मेरे कॉलेज का तो कुछ ऐसा ही सीन है जैसे वहाँ पे टीचर्स ना अपने आप को क्वीन विक्टोरिया से कम नहीं समझते हैं। लाइक उनका ये है कि स्टूडेंट उनसे बात नहीं कर सकता। अगर आप जनरली भी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने जाओगे, नॉर्मली भी बात करोगे, तो वो आपको ऐसे रिप्लाई करते हैं, मैं सर्वेंट हूँ तुम्हारी, या मैं सर्वेंट हूँ तुम्हारा, मतलब बहुत अजीब तरीके से। तो मेरे कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है ना, वो लिटरली मैं कहूँ सच कहूँ तो मुझे ना मतलब बस ऐसा है कि बस मुझे वहाँ से आज़ादी चाहिए। कॉलेज लाइफ क्या होती है, मेमोरी, गुड मेमोरीज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब मुझे पता ही नहीं है। बस मुझे वहाँ से आज़ादी चाहिए, वहाँ से मुझे मेरी डिग्री चाहिए। तो वो टीचर आए, उन्हें खुद रिसर्च का आर नहीं आता था और वो हमें रिसर्च पढ़ा रहे थे। मतलब वो क्या है, तो हम समझ गए कुछ क्लासेस अटेंड करने के बाद। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं समझ गई कि जैसे बाकी के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई खुद से करके पास हुए हैं, वैसे इस सब्जेक्ट की भी पढ़ाई खुद से ही करके पास होना है। तो चलो कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं था। सर आते थे, क्लास लेते थे, हम क्लास में प्रेजेंट होते थे ताकि हमें हमारी अटेंडेंस मिल जाए। तो फिर उसके बाद पढ़ाई तो सेल्फ स्टडी के साथ ही करनी है, ये बिल्कुल क्लियर था, कोई इशू नहीं है, उस चीज़ के लिए भी रेडी थे। फिर रिसर्च थीसिस का, जैसे मैंने बताया कि रिसर्च थीसिस सबमिट करनी है, ये क्लियर हो गया था। तो फिर उसके लिए लाइक मैम शीट लेकर के आई कि जो रोल नंबर आप उठाओगे वो रोल नंबर वाली स्टूडेंट आपकी रिसर्च पार्टनर होगी। तो रिसर्च पार्टनर का ऐसा ही सीन था। तो उस रिसर्च में जैसे कि मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट का बैच है, तो लाइक 30 ग्रुप्स बने, एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट। तो मेरी रिसर्च पार्टनर हमारा एक ग्रुप बन गया। इस तरीके से 2-2 स्टूडेंट का एक ग्रुप बन गया। उसके बाद क्या होता है कि पता तो किसी को भी नहीं था कि रिसर्च करना कैसे, बट सबने शुरुआत कर दी। फिर शुरुआत होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सिलेक्शन के साथ, जो कि हमारे रिसर्च का फर्स्ट प्रेजेंटेशन था। रिसर्च में आपको आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके प्रिंसिपल को या आपके कॉलेज डीन या आपके कॉलेज के फैकल्टीज़ को एक प्रेजेंटेशन में दिखाना होता है पीपीटी फॉर्म में कि आपके पास ये टॉपिक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिस पे आप रिसर्च स्टडी करना चाहते हो। उसमें से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके प्रिंसिपल या आपके कॉलेज का जो भी हेड है, जो भी आपके डिपार्टमेंट का हेड है, वो सेलेक्ट करेगा कि हाँ ठीक है, आपको इस टॉपिक पे, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे रिसर्च स्टडी अपनी करनी है और पूरा डेटा कलेक्ट करके हमें फाइनल एक रिपोर्ट ला करके देना है। तो हाँ, मतलब फर्स्ट डे जब प्रेजेंटेशन हुआ तो उस दिन मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर के गए थे उसमें से कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे प्रिंसिपल को पसंद नहीं आया। तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाना, पीपीटी फिर ले जाके उसको प्रेजेंट करना, ये सारा प्रोसेस चलता रहा। एंड देन फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब और कॉलेज में मेरे ऐसे होता है ना कि जब हम प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं पीपीटी के फॉर्म में, उसी डॉक्यूमेंट को हम वर्ड पैड पे कन्वर्ट करके उसका हार्ड कॉपी प्रिंट करा के टीचर्स को भी देते हैं। तो उसी में
जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट होता है उसी पे प्रिंसिपल साइन करती हैं और हमें गाइड और को गाइड अलॉट किए जाते हैं जिनके अंडर हम अपना रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। मतलब मेरे कॉलेज में ऐसे ही होता है, बाकी कॉलेजेस में कैसे होता है ये मुझे नहीं पता। तो फिर ऐसे ही करते करते फिर एक हफ्ते के बाद हमें हमारा गाइड को गाइड अलॉट हो गया और हमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया। तो हम खुश थे, एक्साइटेड थे कि चलो ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस होगा, बीएससी नर्सिंग में एक और चीज़ सीखने को मिलेगी। तो हमने अपनी मतलब एज अ ग्रेजुएशन में आपको रिसर्च का आर भी नहीं पता होता, तो आप जो कुछ भी कर रहे होते हो ना, आप वो फर्स्ट टाइम ही कर रहे होते हो, जिसमें आपके गाइड और को गाइड को मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो आपका रिसर्च अच्छे से कंडक्ट कराएं। तो हमारे साथ क्या हुआ, चीज़ें चल रही थी, स्टार्टिंग में सब कुछ थोड़ा स्मूथली चला, सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन तक चीज़ें ठीक हुई। जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम ये बताते हैं कि हम कौन से टॉपिक पे अपना रिसर्च स्टडी कंडक्ट करेंगे। फिर उसमें से जब एक टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है तो फिर हम सिनॉप्सिस प्रेजेंट करते हैं। सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन वो होता है जिसमें हम मतलब अपने टीचर्स, अपनी फैकल्टी, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ये बताते हैं कि हम अपना रिसर्च स्टडी कैसे कंडक्ट करेंगे, हमारा सैम्पल कितना रहेगा, हमको क्या रिसर्च मैथडोलॉजी यूज़ करेंगे, हमारे रिसर्च अप्रोच क्या रहेंगे, हम क्या टूल सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारा डेमोग्राफिक वेरिएबल क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम सिनॉप्सिस में प्रेजेंट करते हैं। तो सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन भी हमारा इजीली हुआ, वो भी प्रोसीड हो गया। इस तरीके से करते करते हमारा पायलट स्टडी भी कंप्लीट हो गया। मतलब हम थे तो फ्रेशर, लेकिन मैं और मेरी रिसर्च पार्टनर, हम दोनों ने अपना 100% एफर्ट लगा करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट होने से लेकर के मेन स्टडी के लिए लेटर, कॉलेज से लेटर हेड इशू कराना, फिर जहाँ पे जा करके जिस भी सेटिंग ऑफ एरिया में जा करके हमको वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना था, वहाँ जा करके परमिशन लेना, वहाँ अपना रिसर्च स्टडी कंडक्ट करना, ये सारा काम हमने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ किया। इस बीच में हमें जो भी प्रॉब्लम आई, जैसे कि प्रॉब्लम क्या क्या आती है ना, कि आप जहाँ पर जाते हो अपना रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट कर, जैसे आप जा रहे हो कहीं से सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, मतलब कोई भी क्वेश्चनर मेथड में कुछ भी पेपर वर्क कर रहे हो, तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आपको आपके कॉलेज के साइड से एक लेटर हेड इशू कराना पड़ता है, जिसपे ये लिखा रहता है कि हाँ, ये बच्चे मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं और ये हम इन्हें परमिशन दे रहे हैं कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करें और जा करके वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके ले आए। तो इस तरीके से जो लेटर हेड होता है ना, वो इतना ईजिली हमारी प्रिंसिपल पास नहीं करती हैं, प्रोसीड नहीं करती हैं। वो अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कराती हैं कि आप ये टूल यूज़ करो, ये डेमोग्राफिक वेरिएबल यूज़ करो और सैम्पल साइज इतना नहीं इतना रखो। तो मतलब ये सब वो जितना करेक्शन देते गए, हम वो सब कुछ चेंज करते गए। टाइप, जितना कंप्यूटर का नॉलेज था, टेक्निकल नॉलेज था, टाइपिंग, एडिटिंग, पीपीटी बनाना, वर्ड पैड पे कन्वर्ट करना, उसको प्रिंट आउट निकालना, ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, पाई चार्ट बनाना, टेबल बनाना, हमारे बस में जितना भी कुछ था हमने सारी मेहनत लगा दी पायलट स्टडी का परमिशन लेने के लिए। पायलट स्टडी का परमिशन मिल गया, फिर हमने मेन स्टडी का भी परमिशन ले लिया। मेन स्टडी हमारा फीमेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, वहाँ पे मैं अकेले गई थी। लाइक मेरी रिसर्च पार्टनर की ड्यूटी दूसरे डिपार्टमेंट पे थी और मेरी ड्यूटी दूसरे डिपार्टमेंट में थी। जो मेरी ड्यूटी थी वो इवनिंग शिफ्ट में थी, मतलब दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक थी। तो मेरा और मेरे रिसर्च पार्टनर ने, हमने ये डिसाइड किया कि मैं मॉर्निंग में चली जाऊँगी फीमेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ के जैसे वहाँ के जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनको मिल करके मुझे परमिशन लेना था, अपना रिसर्च एक्सप्लेन करना था और मुझे उनसे परमिशन लेना था कि सर मुझे इस सेटिंग ऑफ एरिया, मतलब लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं, कुछ क्वेश्चनर मेथड है उससे हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो मैं अकेले गई थी और उस टाइम पे मई था, मतलब आप समझ सकते हो यार कि मई के मंथ में कितनी धूप होती है, कितनी गर्मी होती है। और फिर उस दिन मैं अपने रूम से सुबह के 7 बजे निकली थी, फिर मैं अकेले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गई, फिर मैं वहाँ गई, वहाँ से मतलब लकीली मुझे सीएमओ वहाँ पे मिल गए और मतलब मैंने उनको अपना रिसर्च समझाया, उन्होंने परमिशन दे दिया कि ठीक है आप लोग आओ और आकर के अपना सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लो। बट जो नर्स थी जहाँ से मतलब हमारा वैक्सीनेशन सेंटर से हमें जो सैंपल कलेक्ट करना था, वो रेडी नहीं थी। शी वॉज लाइक, मैं तुमको कैसे परमिशन दे दूँ ऐसे वैसे, मतलब सीएमओ ने परमिशन दे दिया, बस नर्स ने परमिशन नहीं दिया। फिर हम सीएमओ के पास दोबारा गए कि सर आप प्लीज़ एक बार बोलो उनको, तो उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट डे आना। ऐसे करके हमारा 2-3 दिन वेस्ट हुआ, बट हमने पूरे 7 दिन का पायलट स्टडी का पूरा प्रॉपर रोज़ जाना, मेन स्टडी के लिए डेली जाना, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना, जो सर्वे फॉर्म होता है उसको फिल करना, हमने हर एक चीज़ बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी और बहुत ही डेडिकेशन के साथ हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया।
जब मेंस और फिर पता है इस बीच में मेरी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो, मतलब इस बीच में हमारा 7th सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम भी हुआ, मैंने वो भी क्लियर किया, मतलब हमारे पूरे बैच ने, हम सब ने वो एग्जाम दिया, उसको क्लियर किया, हमारा 7th सेमेस्टर का प्रैक्टिकल हुआ, हमने उसको क्लियर किया, एंड देन हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई जिसमें हमारे शिफ्ट वाइज ड्यूटी थी। हम वो सब कुछ मैनेज करते हुए हम अपना रिसर्च स्टडी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरी नाइट ड्यूटी थी तो नाइट ड्यूटी में मैं पूरी रात जगती थी। मैं अपने रिसर्च के लिए जो भी मतलब फ़ोन में टाइपिंग करके जो कुछ भी काम करना होता था वर्ड पैड पे, वो सब मैं करती थी, और साथ ही साथ मैं वर्ड में भी ड्यूटी करती थी। मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, मतलब जितना मेरा लिमिट नहीं है ना, उस लिमिट को क्रॉस करके मैंने इस रिसर्च स्टडी को सबमिट करने के लिए एफर्ट डाले हैं। बट गुस्सा तब आया ना जिस दिन मेन स्टडी का फाइनल प्रेजेंटेशन था, उस दिन हमारी गाइड को चेंज कर दिया गया। लाइक मेरी गाइड का हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब वो हॉस्पिटल के इंचार्ज हो गई, कुछ ऐसा करके उनका कुछ अपना पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था। इस वजह से उस गाइड के अंडर जितने भी ग्रुप्स थे उन सारे ग्रुप का प्रेजेंटेशन कैंसिल कर दिया गया, और फिर हमें दूसरी गाइड अलॉट कर दी गई। तो जब हम दूसरे गाइड के अंडर गए तो भाई कोई भी टीचर आपको मतलब क्यों ही लेगा, आजकल के टीचर्स तो सिर्फ मतलब क्या ही है, आई डोंट नो, मतलब उनका एक अलग ईगो क्लैश हो गया कि ये स्टूडेंट्स दूसरे टीचर्स के अंडर से आए हैं तो मैं इनका रिसर्च इतना जल्दी प्रोसीड नहीं कर सकती। तो उनको फिर सारी चीज़ें स्टार्टिंग से समझाना, एक्सप्लेन करना, मतलब समझ लो 7-8 महीने जो हम मेहनत एक दूसरी गाइड के अंडर किए थे, वो मेहनत हमारा सब वेस्ट हो गया। अब हमें दूसरी गाइड अलॉट कर दी गई, हमें दूसरे टीचर के अंडर हमारा रिसर्च आ गया। अब हमें उस टीचर को 0 से लेकर के अब तक का पूरा अपना काम समझाना था। ये सब चीज़ें समझाने के बाद फिर हमारा प्रेजेंटेशन रुका हुआ था। सारे मेरे क्लास के बाकी जितने बच्चे थे सबका 1 बाय 1 इवेल्युएट होता जा रहा था, सबको मार्क्स मिलते जा रहे थे, बट हमें मार्क्स ही नहीं मिल रहे थे क्योंकि हमारा रिसर्च अब किसी और टीचर के अंडर चला गया था। वो उसको अपने तरीके से स्टडी कर रही थी, समझ रही थी, हमें करेक्शन दे रही थी, हम बिल्कुल परेशान हो चुके थे। बट फिर भी हिम्मत नहीं हारे, हर रोज़ गए मैम के पास, मैम को अप्रोच किया, अपना रिसर्च एक्सप्लेन किया, एट लास्ट उनसे इवेल्युएट करा लिए, मार्क्स तो मिल गया। 2 सीनियर टीचर से हमारा रिसर्च इवेल्युएट हो गया। अब बारी आती है स्पाइरल देने की और फाइनल थीसिस सबमिट करने की। अब इशू यहाँ से शुरू होता है, हम डेली अपने फाइनल स्टडी के लिए कि मैम हम ये सबमिट करेंगे, उसका एक आपको स्पाइरल फॉर्म में एक आप कह सकते हो सैम्पल कॉपी रेडी करानी होती है। जैसे एक बुक होती है प्रॉपर, इतनी मोटी मोटी बुक फॉर्म में एक सैम्पल कॉपी हम रेडी कराते हैं, वो ले जा करके हम सबमिट करते हैं। उस पर हमें हमारी गाइड करेक्शन देती है, ठीक है। तो वो करेक्शन जो मिलता है वो करेक्शन सही करके दोबारा से एक नया सैम्पल कॉपी बना करके ले के जाना होता है। तो हमारे साथ क्या होता था, हम जूनियर गाइड से प्रोसीड करा के सीनियर गाइड के पास जाते थे, सीनियर गाइड दोबारा हमें जूनियर गाइड के पास भेज देती थी, ये बोल करके कि कैसे प्रोसीड हो गया, ये तो इतना गलत है और मैं नहीं काम करूँगी, जूनियर गाइड को बोलो कि वो सब कुछ तुम्हें समझाए कि कैसे करना है, क्या करना है। ये प्रोसेस लगभग 3 महीने तक चला, मतलब हाँ जुलाई अगस्त सितंबर अप्रॉक्स 3 मंथ कंप्लीट होने को ही है। ये प्रोसेस पिछले 3 महीने से हमारे साथ चल रहा है। और अब कंडीशन ये है कि मेरे क्लास मतलब 60 बैच था, ठीक है, जो कि मतलब 60 का बैच था जो 30 ग्रुप में डिवाइड हुआ था, मतलब एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट। 29 ग्रुप्स का रिसर्च थीसिस सबमिट हो गया है और सबके रिसर्च थीसिस में ब्लंडर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भाई बीएससी एक ग्रेजुएशन लेवल होता है। बेसिक बीएससी में कोई भी स्टूडेंट इतना नॉलेजेबल नहीं होता है कि वो एक प्रॉपर थीसिस सबमिट करे, वो सीखने के लिए एक थीसिस सबमिट करता है, लेकिन सबका थीसिस सबमिट हो गया। बट हम जिस टीचर के अंडर हैं वो उसने मतलब डायरेक्टली हमें हमारा थीसिस टच भी नहीं किया, हम उसको 9 सैम्पल कॉपी लेकर के गए, एक पेज देखती हैं फिर आगे का ऐसे ही छोड़ के हमें रिटर्न कर देती हैं कि जाओ इसको सही करके आओ, तुमने सब गलत किया है। फिर हम उसको सही करते हैं, फिर लेकर जाते हैं, फिर एक पेज देखती हैं, फिर रिटर्न कर देती हैं। कई बार तो बिना देखे ही रिटर्न कर दिया है, साइन तक नहीं करती हैं वो। तो अब बताओ, जब हमारे रिसर्च स्टडी पे साइन नहीं मिल रहा है, गाइड हमें बता नहीं रही है कि हमारी गलती कहाँ है, तो हम कैसे उसे सही करें। उन्हें हमारी गलती, हम उनका कहना है कि हमने सारा रिसर्च गलत किया है, बट वो हमें बता नहीं रही है कि अब हम कैसे उसे सही करें। तो अगर हमने गलत किया है तो गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो हमें बताएं कि हम इसको कैसे करेक्ट करें, लेकिन वो ना करेक्ट करा रही हैं ना वो प्रोसीड कर रही हैं। हम सिर्फ एक लूप में फंस गए हैं। हम बार बार उनके पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज़ साइन कर दीजिए, और मैम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चों का पैसा कितना वेस्ट हो रहा है, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं,
कौन से हॉस्टल में रुक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उनको इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको जस्ट अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। और शायद इसीलिए आज मेरे क्लास के 29 ग्रुप्स का रिसर्च थीसिस सबमिट हो गया, बट मैं एक अकेली ऐसी लड़की बच गई हूँ और मेरी रिसर्च पार्टनर, हमारा रिसर्च थीसिस सबमिट ही नहीं हुआ है। जब तक रिसर्च थीसिस सबमिट नहीं होगा तब तक हम कॉलेज में एनओसी के लिए नहीं बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी गाइड हमारा थीसिस साइन ही नहीं कर रही है, ना ही हमें उस पर करेक्शन दे रही है, ना वो प्रोसीड कर रही है। तो हम ना एक जगह स्टक हो गए हैं। हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं मतलब जिस सिटी में मेरा कॉलेज है वहाँ से मेरा घर 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जब हमारा घर है तो मैं जहाँ पे रेंट लेकर के, मतलब जिस सिटी में मेरा कॉलेज है उस सिटी में मैं रेंट पे रूम लेकर के रहती थी। अब वहाँ की ओनर की बेटी की शादी होने की वजह से उन्होंने कहा कि अब आप रूम छोड़ दो। सिंस मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे वहाँ रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं, इस वजह से मैंने कोई रूम लिया भी नहीं दूसरा, और मैं वापस अपने घर चली आई हूँ ये सोच करके कि यार ठीक है, रिसर्च थीसिस पे साइन तो मैम कर ही देंगी क्योंकि हमने अपना पूरा काम कंप्लीट किया है। लेकिन वो साइन नहीं कर रही हैं। अब ना तो मैं वहाँ मैं अगर जा भी रही हूँ तो मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अगर मैं अपने घर पे भी रह रही हूँ तो यहाँ पे मेरा रिसर्च थीसिस साइन नहीं हो पा रहा है। अब मतलब एक ऐसा सिचुएशन में मैं स्टक हो गई हूँ ना कि मैं ना तो मैं आगे का कुछ सोच पा रही हूँ, ना मैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन को सही कर पा रही हूँ। मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ब्लैंक है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। तो पता है अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, आपको भी पता होगा, मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहती। वहाँ का ये था कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया, ऐसे वैसे कुछ टीचर साइन नहीं कर रहे थे, कुछ इस तरीके का इशू था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार बच्चे ऐसा क्यों ही कर लेते हैं। बट अब मुझे समझ में आता है कि जब बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, जब टीचर के पास जो पेन है उसका काम होता है स्टूडेंट का करियर बनाने का, लेकिन जब वो पेन स्टूडेंट का करियर स्पॉइल करने के लिए चलने लगता है ना, तो फिर स्टूडेंट डिप्रेसिव, मतलब स्टूडेंट की जर्नी डिप्रेसिव हो ही जाती है। बट हाँ, मैंने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, मतलब मैं तो अब ऐसा मान चुकी हूँ ना कि भाई डिग्री मिलेगी भी, मुझे तो उम्मीद भी बहुत कम है कि मुझे उस कॉलेज से डिग्री मिले, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा वहाँ का मैनेजमेंट है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस स्टूडेंट को ब्लेम किया जाता है, टीचर्स अपनी अलग तानाशाही दिखाते हैं, ना ही उनके ऊपर कोई कुछ बोल सकता है। उनसे रिक्वेस्ट भी करने जाओ तो भी उनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। तो उस कॉलेज से, वहाँ के टीचर्स से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ। बस मैं जिस सिचुएशन में हूँ उस सिचुएशन को मैंने पूरी तरीके से भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप जिस कॉलेज में हो, जब आप 7th सेमेस्टर में जाओ और वहाँ पे जब रिसर्च आपको सबमिट करना हो, रिसर्च थीसिस, तो आप फर्स्ट डे से ही काम में लगे रहना। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपकी गाइड या को गाइड आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपके थीसिस के किसी भी स्टेप पे अगर वो साइन नहीं दे रहे हैं, चाहे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का रिपोर्ट हो, चाहे वो सिनॉप्सिस का रिपोर्ट हो, चाहे वो टूल वैलिडेशन का रिपोर्ट हो, चाहे डेमोग्राफिक वेरिएबल हो, या पायलट स्टडी का रिपोर्ट हो, या फिर मेन स्टडी का रिपोर्ट हो, या फिर फाइनल थीसिस का सैम्पल स्पाइरल हो, अगर वो किसी भी स्टेप पे आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी तानाशाही कर रहे हैं, तो डरना मत। आपके डिपार्टमेंट का जो भी हायर अथॉरिटी है उसको एक रिक्वेस्ट लेटर लिख करके तुरंत इन्फॉर्म करना कि मैम हमारी गाइड या हमारे गाइड जो भी हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे हैं, वो हमें आगे डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे काम करना है, कैसे अपनी थीसिस सबमिट करनी है। क्योंकि पता है यूजुअली ये जो एजुकेशनल अपने आप को लोग यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े हेड बोलते हैं ना, इनका एक बहुत ही गंदा माइंडसेट होता है। ये खुद को जब इनके ऊपर क्वेश्चन उठता है, जब पेरेंट्स जाकर के क्वेश्चन पूछते तो ये बहुत सिंपली कह देते हैं कि स्टूडेंट मेरे पास तो आया ही नहीं था, मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ है ही नहीं, या फिर स्टूडेंट की पूरी गलती, मतलब किसी भी तरीके से स्टूडेंट को ही गलत ठहराया जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके टीचर आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, आपका रिसर्च थीसिस सबमिट कराने में आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आपके डिपार्टमेंट का जो भी हेड है, चाहे वो डीन हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो वाइस चांसलर हो, या फिर रजिस्ट्रार हो, आप एक लेटर लिख के उनको इन्फॉर्म कर देना। क्योंकि हम डरते इसलिए हैं ना कि हम सोचते हैं कि यार टीचर को बुरा ना लग जाए, या टीचर गुस्से में आकर के हमारा काम करना ना, मतलब काम इन द सेंस कि हमारा साइन वाइन करना ना बंद कर दे। बट भाई टीचर तो ऐसे भी काम नहीं कर रहा, टीचर वैसे भी काम नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट हम अपना काम करने के लिए जो भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो तो हम लगाएंगे ना। तो अब मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। नर्सिंग फील्ड को जो बहुत नोबल बोला जाता है कि यहाँ के लोग, मतलब ये बहुत एक नोबल प्रोफेशन है, जो लोग इस प्रोफेशन को चूज़ करते हैं वो बहुत प्योर हार्टेड और काइंड हार्टेड होते हैं। तो बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं भाई, इस प्रोफेशन में जो लोग बैठे हैं ना, उनका सिर्फ एक ही मोटो है कि किस तरीके से पैसे कमाएं। यहाँ कोई काइंड हार्टेड नहीं है, कोई प्योर हार्टेड नहीं है,
जो टीचर्स हैं, आई डोंट नो वाई, मतलब सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मोर देन 85% टीचर्स सिर्फ ऐसे हैं जो अपने आप को मतलब एक अलग ही ईगो के दुनिया में, मतलब एक ईगोइस्टिक वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। उनका एक अपना अलग ही ईगो है। वो स्टूडेंट को गाइड करने के लिए नहीं, वो स्टूडेंट पे तानाशाही करने के लिए बैठे हैं। शायद ऐसा ही है, तभी आज मेरी ये सिचुएशन है कि मेरे क्लास के 29 रिसर्च सबमिट हो गए, लेकिन मेरा एक अकेले का ऐसा रिसर्च है जस्ट बिकॉज मेरी गाइड बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, मेरा रिसर्च सबमिट नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूं, कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूंगी, मुझे कभी मेरी डिग्री मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, मुझे कुछ नहीं पता है। एंड यू विल नॉट बिलीव ना, मैं जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर ही नहीं सकती, तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिया है। मतलब मैं कुछ ना, मैं कोई प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, मैं प्राइवेट जॉब के लिए रिज्यूम वगैरह, मतलब स्टार्टिंग में अभी जब मैं अभी से पहले मैं अपने घर आई थी तो मैंने एक वीडियो भी शेयर करा था आपके साथ कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जॉब के लिए, तो उस टाइम पे मैं मतलब घर आई हुई थी यही सोच करके कि अब तो रिसर्च थीसिस सबमिट हो जाएगी, बट तब भी नहीं हुई थी और अब भी नहीं हुई है। मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अब मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। सबमिट होना होगा और मुझे पता है जब तक सबमिट नहीं होगा तब तक एनओसी नहीं मिलेगी, जब तक एनओसी नहीं मिलेगा तब तक मुझे मेरे कॉलेज से डिग्री नहीं मिल सकती। तो भाई जब टीचर सबमिट ही नहीं कर रहा तो मैं कैसे सबमिट करूँ? जब टीचर ऐसा भी बोले कि ठीक है तुम आओ, ये तुमने गलत किया है, अब मैं तुमको बता रही हूँ तुम इसको सही कर लो, पर टीचर ना गलती बता रहा है ना उसको प्रोसीड कर रहा है, बस फाइल टच ही नहीं कर रहा। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट करे तो क्या करे? और अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट मैं हूँ जिसको ऐसी गाइड मिली है जो ना तो आगे बढ़ने का रास्ता बता रही है, ना ही मतलब क्या बोलूँ, बस एक लूप में मैं स्टक हो चुकी हूँ जहाँ मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि किसी तरीके से वो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाले। तो ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर बीएससी नर्सिंग में आए हो तो अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग रखो। बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ मे बी, जहाँ आप सब कुछ आपने सारी मेहनत करो बट टीचर साइन ही ना करे, जिसकी वजह से आपका कोई काम आगे प्रोसीड होने से बच जाए। तो ऐसी सिचुएशन में बिना डरे जो भी हायर अथॉरिटी है उसको जा कर के आपको इन्फॉर्म करना है, चाहे बात प्रिंसिपल को कहनी हो या डीन को बोलना हो या फिर वाइस चांसलर, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी रजिस्ट्रार है उनको बताना हो। बिना हेजिटेशन के जाओ, पहले टीचर को अप्रोच करो, उनको रिक्वेस्ट करो, जितना पॉसिबल उतना रिक्वेस्ट करो। जब लगे कि अब टीचर नहीं सुन रहा है तो जाके हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो। और एक चीज़, कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी मेंटल ट्रॉमा हो, किसी टीचर के टॉर्चर करने की वजह से अपनी लाइफ को कभी भी हार्म मत पहुंचाना, अपने आप को कोई नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि कोई डिग्री, ठीक है, कोई एनओसी, कोई जॉब आपकी लाइफ से बढ़ के नहीं होता है। ठीक है, वो मेरा रिसर्च थीसिस प्रोसीड नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं एनओसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊँगी, अभी फ़िलहाल तो नहीं कर पा रही, आगे का आई डोंट नो क्या होगा। ठीक है, ना करें। मैंने पूरे सेमेस्टर में जो भी थियरी पढ़ा है अपनी मेहनत से, वो नॉलेज तो मेरे पास है ना, वो नॉलेज मुझसे कोई नहीं ले सकता। अब मुझे जो भी फ्यूचर में करना होगा, जैसे भी मैं करूँगी, लेकिन इतना तो श्योर है कि मैं ऐसे टीचर्स की वजह से अपनी लाइफ को बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाऊंगी। और मैं सारे नर्सिंग स्टूडेंट को बोल रही हूँ, कभी भी कॉलेज में कोई टीचर की वजह से अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, चाहे असाइनमेंट चेक करने में, चाहे वो आपको प्रैक्टिकल में फेल कर रहे हैं, चाहे वो आपको थियरी एग्जाम में फेल कर रहे हैं, डरना मत और ना ही डिप्रेस होना। बस हर दिन एक नई शुरुआत है, ऐसा सोच करके आगे बढ़ते जाना, क्योंकि भाई 4 साल का कोर्स है, एक ना एक दिन ये कोर्स ख़त्म होगा, इस कोर्स से आपको आज़ादी मिलेगी। और फिर उसके बाद जब आपके हाथ में डिग्री होगी तो आपने जो अपने थ्योरेटिकल नॉलेज आपने अपनी मेहनत से जो गेन किया है, रेगुलर क्लासेस करके, टॉपिक्स पढ़ के, एग्जाम दे करके, जो आपने रेगुलर नॉलेज गेन किया है, उस नॉलेज के बेसिस पे आप अपने लिए कोई ना कोई अर्निंग सोर्स जनरेट कर ही लोगे। तो यही था एक रिसर्च थीसिस का एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मेहनत करने के बाद भी मतलब मेरी थीसिस सबमिट नहीं हुई है। और अगर जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि यार मतलब अब मैं रेगुलर वीडियोस भी नहीं पोस्ट कर रही हूँ, इसका यही रीज़न है कि मतलब मैं अभी मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं घर पे हूँ बट मुझे मेरा माइंड कॉलेज में ही है, ना तो मेरी थीसिस प्रोसीड हो पा रही है, ना ही उस पर करेक्शन मिल पा रहा है कि मैं उसको सही करके दोबारा से जाके अप्रोच करूँ। वो टच ही नहीं कर रही हैं हमारी फाइल को, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कुछ किसी काम में मन नहीं लग रहा। मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बैच भी लॉन्च करने वाली थी, बट इन्हीं सारी टेंशन की वजह से मैं वो बैच भी नहीं लॉन्च कर पाई हूँ। तो डोंट वरी, मैं मतलब 1 हफ्ते और ट्राई कर लेती हूँ थीसिस सबमिट करने का, फिर भी नहीं सबमिट होगा तो यार मैं छोड़ ही दूँगी कि जाओ मत करो सबमिट यार,
डिग्री देनी हो दो, ना देनी हो रख लो, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैंने तो फ़ीस सबमिट करी है, रेगुलर क्लासेस करी हैं, जितनी ड्यूटी तुम लोगों ने फ्री में करवाई वो सारी ड्यूटी करी है मैंने अपना अटेंडेंस कंप्लीट किया है। अब एक थीसिस के लिए अगर मेरी डिग्री रोकते हो जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैंने अपना सारा काम कंप्लीट किया, बस वो टीचर साइन नहीं कर रही है, उसके लिए अगर मेरी डिग्री रुकती है तो अब मैं क्या ही बोलूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, किससे हेल्प मांगने जाऊँ कुछ पता नहीं है, बस सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, उनको जैसे हैंडल करना होगा वो हैंडल करेंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इसके अलावा अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप मुझसे किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप 149 रुपीज़ में स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू मुझसे नोट्स बाय कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं अभी रेगुलर वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, या फिर जैसे कि कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो। यार मेरा रिसर्च थीसिस ही सबमिट नहीं है, मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, तो मैं क्या ही प्रिपरेशन करूं या फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में क्या ही जॉब करूं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है दोबारा से कह दे रही हूँ, मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए या फिर आपको मिसगाइड करने के लिए या डराने के लिए नहीं शेयर कर रही हूँ। जस्ट आप सब मेरी एक फैमिली जैसे हो, आप सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, मतलब जो भी जूनियर्स हैं मेरे। तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि रिसर्च नर्सिंग का एक हिडन साइड ये भी है। तो रिसर्च में ऐसा फेज भी आ सकता है कि आप सारा काम कंप्लीट करो बट आपकी गाइड साइन ही ना दे। तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेस मत लेना, परेशान मत होना। स्ट्रेस तो हो गई क्योंकि देखो मुझे भी हो रहा है, बट परेशान मत होना, कोई गलत स्टेप मत उठाना, अपने आप में हिम्मत बनाए रखना, ज़रूरत पड़ने पे सारा डेटा अपने पास रखना, जो भी पेपर वर्क आपने किया है, जहाँ जहाँ आपने टीचर को दिखाकर साइन लिया वो सब कुछ अच्छे से रखे रहना, ताकि ज़रूरत पड़े जब आपको हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़े कि ये मैम अब मेरा काम नहीं कर रही है, मेरा साइन नहीं कर रही हैं, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, तो वो पूरा रिपोर्ट आप ले जा पाओ जो आपने अपनी पूरी रिसर्च स्टडी पे मेहनत की है, जिससे आप अपना सेफ साइड प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, आई होप मैं जो बातें आपको समझाना चाह रही थी आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं कुछ अच्छा, बहुत अच्छा प्लान की हूँ, वो मैं अपलोड करूँगी जल्दी ही। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।